नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हम जो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, बेहतरीन क्लासें हमारी चल रही हैं और उम्मीद है आप लोग भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ से जो कुछ बेसिक टर्म थी उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है। मेनली यहाँ चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से बात करने की कोशिश की है और मैंने शायद ऐसी कोशिश की है कि ऐसा कोई पॉइंट ना बचे जिस पर हमारी बातचीत ना हुई हो। मतलब एक बार अगर आप क्लास देख लो तो बार बार आप लोगों को अलग अलग चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, सारी चीज़ें सब कलेक्शन आप लोगों को एक जगह मिल जाए। ठीक है, कोशिश भी है मेरी। कुछ एक लोगों के बार बार सर मैसेज आ रहे हैं कि सर पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दो, पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दो। भाई पहली बात तो ये है कि मैं ज़्यादा कोई पीपीटी वगैरह बना के आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा, सिंपल से मतलब जैसे चीज़ें हैं। और फिर अलग से मुझे ये लगता है कि अगर कुछ कुछ छोटी चीज़ें हैं, पूरी क्लास जो होती है आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास आती है, एक दिन के गैप पे लगभग क्लास आपको मिलती है, तो 15 मिनट में 5 लाइनें आप लोगों को लिखनी होती हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर नोट्स की आप लोगों को आवश्यकता है। फिर भी अगर लगा तो हमारे पास जो भी मैटर अवेलेबल होगा वो हम कोशिश करेंगे किसी भी मीडियम से, जो हम ग्रुप के माध्यम से या कहीं भी जिन चीज़ों को अवेलेबल करवाया जाए। चलिए आज हम इसी चीज़ पर एक बार आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई फिलहाल मकसद है नहीं कि आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, लेकिन फिर आगे की जो प्रोसीजर रहेगी उसमें देखा जाएगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। और बहुत बढ़िया से मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि बेसिक साइंस है वहाँ पर फिजिक्स का जो वेटेज होता है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं कि मैं बिल्कुल उसमें कुछ अलग तरीके से उस सब्जेक्ट के रूप में उस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। मैं उस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि आपको फिजिक्स की बिल्कुल समझ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल बेसिक देसी चीज़ें, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश है। चलिए भाई बात करते हैं आज जो हमारी क्लास है उसके बारे में। बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करते हुए। और भाई आजकल का जो टाइम, मतलब आजकल में है, ऐसी कोई वैकेंसी फिलहाल आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट नहीं लग रहा होगा। लेकिन भाई अपने आप को तैयार रखिए ना चीज़ों को लेकर के। फिलहाल ये नहीं कि आप लोग आज ही हैं, हमने पढ़ना स्टार्ट किया कल हम लोग तैयार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मैटर आप लोगों को अलग अलग भी तैयार करना पड़ेगा। कोई भी दे रहे हो आप लोग कंपटीशन, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़ के आप लोग कुछ अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ वगैरह सब कुछ बढ़िया से मिल रही होंगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों को भी। देखो देखो, लास्ट जो क्लास थी, मैं वापस एक बार चलो रिपीट कर देता हूँ। लास्ट जहाँ तक क्लास हुई है वहाँ तक हम लोगों ने बेसिक कुछ टर्म कर ली थी। और लास्ट वाली क्लास में मैंने कुछ ग्राफ बताए थे। और ग्राफ भी, ग्राफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, उसमें ग्राफ आते चले जाएंगे। और जिसको समझ में आना स्टार्ट हो गया ना ग्राफ से पार्ट, उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पार्ट। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब अगर ग्राफ से आप लोग क्वेश्चन करना टैक्टिकली समझ गए तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग, बहुत अच्छे से आप लोग सारी चीजें कवर कर पाओगे। ग्राफ में क्या होता है, तो थोड़ा सा पहले टर्म को समझना या उस पर ही क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए चीजें कि उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगी। तो ग्राफ वगैरह वो समझ में आगे आगे जैसे गति के समीकरण वगैरह आएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ग्राफ हम लगातार बढ़ते चले जाएंगे। चलिए भैया आज एक नए टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं। और जो टॉपिक हमारा है वो है फोर्स, बल के बारे में। ठीक है, यहाँ से अब चीज़ें बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आनी है। देखो फोर्स, जब मैंने क्लास ये स्टार्टिंग की थी, पहली या दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, आप लोगों को एक दो चीज़ें जो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका मीनिंग आप लोगों को जरूर समझ में आना चाहिए। लास्ट में जाकर के मैं समराइज करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को एक दो चीज़ें जो है मेनली ये चीज़ याद कर लेनी है, तो वो चीज़ें आपको याद भी रखनी है। तो वहाँ उस प्रकार की चीज़ें हैं। अब पहली बात ये है कि अगर मैंने फोर्स बोला है तो फोर्स का मतलब क्या है, पहले ये चीज हमें समझनी है। फिर ये कहाँ कार्य करेगा, किस प्रकार की राशि है, मात्रक वगैरह जो है इसके क्या होंगे। तो देखो, फोर्स का जो नॉर्मल अर्थ है, बिल्कुल देश मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं कहा कहूं, तो किसी वस्तु को धक्का देना, किसी वस्तु को धक्का देना या उसको खींचना, क्या होगा, बल होगा। भाई कोई भी वस्तु है, उसको अगर आपने धक्का दिया है और खींच रहे हैं, तो दोनों ही जो चीज रहेंगी वो क्या रहेंगे, बल कहलाते हैं। खींचना या धक्का देना, सिंपल सी बात ये चीज रहेगी, ये रहेगा। अब देखो, बल जो होगी
वो एक सदिश राशि रहेगी। इसका मतलब इसमें दिशा जरूर इंपॉर्टेंट रहेगी कि इस डायरेक्शन में आप लोगों ने फोर्स लगाया है, इसके बारे में सदिश राशि रहेगी। और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक इसका एम की उत्पत्ति में न्यूटन यूज किया जाता है। ठीक है, एक इसका दूसरा मात्रक डाइन भी होता है जो उसमें सीजीएस में यूज किया जाता है। तो एमकेएस में आप लोगों को न्यूटन याद रखना है, और ज्यादातर कंडीशन में हम लोगों को न्यूटन ही रखना है, क्योंकि न्यूटन ही ज्यादातर इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, एमकेएस पत्ती वाला। तो ये चीज आ जाएगी यहां तक। तो फोर्स क्या है, सिंपल भाषा में बल का जो मान है, बल क्या है, किसी भी वस्तु को अगर हम खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, वो उस पर हम बल आरोपित करवा रहे हैं। बल एक सदिश राशि है, और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, न्यूटन रहेगा। अब देखो नेक्स्ट चीज में, नेक्स्ट है बल वह कारक है बल वह कारक है जो, अब देखो इसके लिए मैं अलग अलग पॉइंट लिख रहा हूं। बल वह कारक है जो क्या क्या परिवर्तन ये कर पा रहा होगा। पहली चीज इसमें मैं लिखूंगा स्थिर वस्तु को, स्थिर वस्तु को गतिशील कर सके। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या लिखा था कि फोर्स का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचने से इसका मीनिंग लिया जाएगा। धक्का देना या खींचना जो इसका मीनिंग है, उसके आधार पर हम इस चीज को देखेंगे कि भाई कैसे कैसे इसमें परिवर्तन आ रहा है, वो चीज हमें यहाँ देखनी है। देखो कैसे परिवर्तन आएगा, पहला परिवर्तन क्या आ सकता है, पहला परिवर्तन ये आ सकता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसको बल क्या ला सकता है, गतिशील अवस्था में ला सकता है। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर धीरे धीरे अलग अलग पॉइंट के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे इन सब के बारे में। दूसरा उल्टा हो जाएगा, गतिशील अगर कोई वस्तु है उसको किस कंडीशन में ला सकता है, गतिशील को स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में ला सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर मैं लिख दूं तो ये बोल सकते हैं गति में, गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। जो भी गति रहेगी उस गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, दिशा में परिवर्तन। ये हो जाएगा। और नेक्स्ट जो रहेगा, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला रहेगा उसकी आकार और आकृति में, आकार और आकृति में परिवर्तन। ये चीजें आ जाएगी। तो बल से क्या क्या किया जा सकता है, कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसको गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, गतिशील है तो उसको स्थिर अवस्था में लाया जा सकता है, और गति की जो दिशा रहेगी उस दिशा को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ये वाली चीज यहां तक आ जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और नेक्स्ट हो जाएगा उसकी आकार और आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये चार चीजें अलग अलग पॉइंट के रूप में हमारे पास आ जाएंगी, जो हमें चेंजेस कर सकते हैं इसमें, वो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब देखो इसको अगर अलग अलग समझना है हमें, तो अलग अलग हम ऐसे समझ सकते हैं, भी कोई वस्तु है उस पर हमने बल आरोपित किया, मान लो ये स्थिर वस्तु है, इस पर मैं बल लगाता हूँ तो ये गतिशील अवस्था में आ जाएगी। अगर कोई गतिशील है तो उसको पकड़ लेंगे, खींच लेंगे, खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट तो हमारे पास क्लियर हो गए ना, कि किसी भी वस्तु की गतिशील। दूसरा गति की दिशा में परिवर्तन, गति की दिशा में परिवर्तन आप लोग लगभग सभी लोग ऐसे होंगे, आप में से क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट देखते हैं तो जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बल्लेबाज क्या करता है, कट करके जब उसके हल्की सी दिशा में परिवर्तन कर देता है या उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो वो क्या होता है, उसकी दिशा में परिवर्तन करता है। ठीक है, उसको बल लगाना पड़ता है उस कंडीशन के दौरान, तो वो जो बल लगाया जाता है वो बॉल की दिशा में परिवर्तन करता है। अब किस दिशा में जो चीजें रहेंगी, आकार और आकृति में परिवर्तन, भी कोई मान लो हल्की चीज है उस पर हम ज्यादा बल आरोपित करवा रहेंगे तो वो टूट सकती है। इस प्रकार आकार और आकृति में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।
नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, यहां लिख लें गति में परिवर्तन। तो ऐसे पॉइंट बनाने को हम लगातार बनाते जाएं। गति में परिवर्तन से क्या मतलब रहेगा? गति में परिवर्तन से ये है कि कोई वस्तु धीरे चल रही है, मान लो कोई बॉल है वो इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर हमने इस पर पीछे से बल आरोपित करवा दिया तो पीछे से जैसे ही आरोपित करवाएंगे तो ये बॉल क्या हो जाएगी? तेज चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस यही क्या बोला जाता है? गति में परिवर्तन। गति में परिवर्तन से मतलब ये रहेगा कोई वस्तु अगर धीरे चल रही है तो उसकी गति बढ़ा सकते हैं, उसका वेग बढ़ा सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट बोल सकते हैं कि अगर तेज चल रही है तो उस पर बल आरोपित करके धीरे धीरे उसकी गति को स्लो किया जा सकता है, ब्रेक लगाए जा सकते हैं। तो ये गति में परिवर्तन से। तो ये कुछ एक पॉइंट हमारे आ जाएंगे इससे रिलेटेड कि बल वह कारक है, बल की परिभाषा ये हमने लिख ली, और बल क्या है इस चीज के बारे में बात होगी। तो सिंपल वापस चीज आ जाएगी। मैं वापस एक बार तो हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ, बल किसी भी वस्तु को खींचने से मतलब है या धक्का देने से मतलब रहेगा, और बल के कारण ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब देख लो आप लोग, कोई किसी वस्तु को रोकना है, गति बढ़ानी है, गति कम करनी है, दिशा परिवर्तित करनी है, आकार आकृति, हर जगह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लगातार धीरे धीरे सब में काम आता चला जाएगा। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो बल होता है फोर्स, तो सदिश राशि होती है, तो इसको सिंपल एफ से लिखा जाता है और उस पर ऐसे वेक्टर का साइन लगा दिया जाता है ताकि जब भी प्रदर्शित इसको आगे किया जाएगा। अब दो छोटी छोटी चीजें एक दो और देखनी है हमें बल में। पहली चीज अगर हम देखना चाहें तो दो बल के प्रकार देख ले मैं इसमें थोड़े से। बल के प्रकार, ठीक है। प्रकार देखने से पहले मैं एक अगर पॉइंट और लिखना चाहूं तो चलो यहां लिख देते हैं, पहले पार्ट में लिख देते हैं यहां कि किन्हीं वस्तुओं पर, भाई सिंपल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं, अगर उन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें अंत्य क्रिया जरूरी है। तो ठीक है, ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं। किसी किन्हीं वस्तुओं, यहां लिख लो किन्हीं दो वस्तुओं पर बल लगाने के लिए अंतः क्रिया जरूरी है, अनिवार्य रहेगी। अंतः क्रिया का मतलब, अब ये समझना, अंतः क्रिया का मतलब जैसे मान लो पृथ्वी और चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा है, दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे के सापेक्ष रोटेट कर रहे होंगे, तो वो अंतः क्रिया होती है। अंतः क्रिया मतलब दोनों के मध्य कोई ना कोई आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, वो वाली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आपस में टच होनी जरूरी है। चंद्रमा और सूर्य आपस में टच नहीं है लेकिन फिर भी उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य अगर बल अप्लाई करा रहे हैं, फोर्स अप्लाई करवा रहे हैं, तो उनके मध्य अंतः क्रिया जरूरी होती है। ये बड़ा पॉइंट यहां से हमें लिख लेना है। अब चलो जहां हम लिख रहे थे वहां जाएंगे। देखो अब बल के प्रकार अगर मैं देखना चाहूं तो कोई ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे यहां पर, क्योंकि जैसे मान लो अभी मैं बता दूं, देखो पहला पॉइंट मैंने लिखा है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये आप लोगों को पता है, गुरुत्वाकर्षण एक अलग से चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा। भाई पृथ्वी से ऊपर जाए तो क्या परिवर्तन आएगा, नीचे चले जाए हाइट चेंज कर दें, ग्रह चेंज कर दें, उस प्रकार किस प्रकार के चेंजेस आ रहे होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, तो वो वाली सारी चीजें हमें कहाँ पढ़नी है, गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़नी है। तो वहां हम इस चीज को देखेंगे। यहाँ सिर्फ एक चीज याद रख सकते हो, इसकी जो परास होती है वो बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अब देखो परास से मतलब ये रहेगा, परास का मतलब ये रहेगा कि ये बल कितनी दूरी तक कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, अब चंद्रमा और पृथ्वी कितनी दूर है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, कितनी दूरी तक वो कर रहा होता है, कार्य करेगा, उसको क्या बोला जाता है, उसका परास बोला जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये इसका जो मान होता है वो कम होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान, इसलिए गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट अगर देखें, बस इतनी सी चीज इसमें याद रख लो, बहुत आप लोगों के लिए ये वाली। नेक्स्ट देखें
तो इसमें हम लोग देख सकते हैं घर्षण बल के लिए। तो घर्षण बल में हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। 2 पॉइंट ये याद रखने हैं, एक तो इन दोनों में घर्षण बल जब कार्य कर रहा होगा तो दो वस्तुओं का स्पर्श जरूरी है। पहले जो मैंने बोला था ना, वो बोला था अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब दोनों एक दूसरे के टच में होनी जरूरी नहीं है, यहां दो वस्तुओं का आपस में टच में होना जरूरी है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। जितना बताया है उसमें इतने इतने पॉइंट याद कर लो, आप लोगों के लिए काफी है ये वाली चीज। तो घर्षण बल जो रहेगा वो इसके लिए दोनों वस्तुएं स्पर्श होनी जरूरी है। अब स्पर्श के लिए है ना, ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब एरिया ज्यादा कवर कर रहा होगा, ज्यादा टच हो रहा हो तो घर्षण बल अधिक होगा, इस पर डिपेंड नहीं करती हैं चीजें। और ये घर्षण की जो दिशा है वो हमेशा क्या होगी, दो वस्तुओं के स्पर्श जो रहेगी गति की विपरीत दिशा में अप्लाई हो रही होगी हमेशा ये वाली। वही घर्षण के कारण जो है हम चल पा रहे हैं, ये वाली चीजें हैं, ये सब कुछ घर्षण के कारण पॉसिबल है। अगर घर्षण बल नहीं होता हम नहीं चल पाते, फिसल जाते ना उन चीजों पर के लेकर के। तो वो वाली धीरे धीरे चीजें आगे आगे आएगी, वहां भी हम अच्छे से समझेंगे। तो घर्षण वहां जरूरी भी होता है और कहीं कहीं घर्षण हानिकारक भी होता है। जैसे मशीन वगैरह होते हैं उसमें हम ऑयल वगैरह डालते हैं ताकि घर्षण बल को न्यूनतम किया जा सके। वो अगर उसमें घर्षण ज्यादा होगा कि मशीनरी जो होती है उसके कलपुर्जे टूटने स्टार्ट हो जाते हैं आपस में घर्षण के द्वारा। तो ये वाली चीज इसमें होती है। तो ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। दो हमने किसके बारे में बात कर ली, एक गुरुत्वीय बल के बारे में बात कर ली, एक घर्षण बल के बारे में बात कर ली। और जो हम किसी का काम करने के लिए अपने पेशीय बल को कार्य करते हैं उसको क्या बोला है, हम जो कार्य करते हैं उसको पेशीय बल बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होगा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, भाई चुंबक जहां बनेगी वहां जो बल कार्य कर रहा होगा चुंबक के कारण, वो क्या कहलाएगा, वो चुंबकीय बल। और नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है स्थिर विद्युत बल। ठीक है, बहुत सारे प्रकार हैं इसमें, लेकिन जो मेनली है वो मैं बता रहा हूँ। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत का मतलब रहेगा जो आप लोग धनायन पढ़ते हो, ऋणायन पढ़ते हो, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन वगैरह पढ़ते हैं, उनके मध्य नाभिक में जो बल कार्य कर रहा होता है उसको क्या बोला जाता है, स्थिर विद्युत बल बोला जाएगा। ठीक है, स्थिर विद्युत, ठीक, स्थिर विद्युत बल। और इसमें नाभिकीय बल को यूज किया जाता है नेक्स्ट टाइप के रूप में, देख सकते हैं इसको, नाभिकीय बल। ये जो नाभिकीय बल होता है ये प्रबल होता है भाई, इसमें ये चीज याद रख लेना। ठीक है, नाभिक आप लोगों को पता है, ये किसी भी पार्ट, मान लो कोई है उसका नाभिक है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाहर की तरफ क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस नाभिक में जो बल कार्य कर रहा होता है वो सबसे सॉरी भाई नाभिक जो बल करेगा वो नाभिकीय बल प्रबल प्रकृति का होता है। तो प्रकार में ज्यादा कुछ चीजें याद नहीं रखनी, आप पहला ये याद रख सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल जो रहेगा वो क्या होगा, उसकी परास अनंत होती है, मतलब अधिक दूरी तक कार्य कर रहा होता है। और जो उसका मान जो होता है जो कम होता है उसका, और दुर्बल होता है मतलब। और नाभिकीय बल जो रहेगा वो प्रबल रहेगा, और प्रबल है तो ये बहुत ज्यादा दूरी तक कार्य नहीं करेगा, नाभिक के अंदर अंदर कार्य करेगा। और नाभिक आप लोगों को पता ही है कि नाभिक जो होती है वो धर्मी कोटि की होती है, 10⁻⁻15, तो बहुत छोटी होती है आकार में। तो ये वाली चीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से सिंपल आप लोगों को जो चीज याद रखनी है आज की क्लास से, पहली तो ये कि बल होगा क्या, उससे क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है। दो चीजें आप लोग अलग से याद रख सकते हो कि नाभिकीय बल की जो परास होगी वो अनंत रहेगी, और नाभिकीय बल जो रहेगा वो प्रबल प्रकृति का होता है तो उसकी परास क्या रहेगी, कम रहेगी, न्यूनतम रहेगी। ये वाली चीज आप लोग बोल सकते हो। तो चलिए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा होगा। नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास रहेगी वहाँ से गति के जो समीकरण है वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम भी कोशिश करेंगे बहुत जल्द आप लोगों से मिल रहे होंगे। तो ये वाला थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला पार्ट था, आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया होगा। अगर देख भी लिया है तो आप लोगों को चीज़ें इसमें याद रह जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।